Please like, subscribe and share my YouTube channel Education Adda. Please like, subscribe and share my YouTube channel Education Adda. नमस्कार दोस्तों, मैं पवन डावर पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भागों के बारे में। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार देखा था पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 की बात आज कर रहे हैं, प्राकृतिक भाग। तो सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग कितने हैं। तो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग 3 है। मध्य उत्तर प्रदेश, जिसमें जो पाँच भागों में डिवाइडेड है। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन का पठार। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी 2 भागों में, सतपुड़ा श्रेणी और मैकाल श्रेणी। पूर्वी पठार ये बघेलखंड के पठार रूप में। अगर हम देखें कि उनका डिवाइडेशन की कितने एरिया में कौन सा है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम पॉइंटर ले लेते हैं ताकि हमें आसानी से कुछ चीज़ें मार्क करने में। तो मध्य भारत का पठार, तो मध्य भारत के पठार का जो क्षेत्रफल है वो कितना 32,896 वर्ग किलोमीटर से। और ये मध्य भारत का पठार लगभग 10.68% भाग का निर्माण करता है मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्रफल का। कितना ये जलवायु मुख्य रूप से महाद्वीपीय प्रकार की। यहाँ पे प्रमुख नदियों में है चंबल है, काली सिंध है, शिप्रा है, पार्वती है। यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो औद्योगिक क्षेत्र है वो मालनपुर है, जो सूखे बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बाद हम देखें बुंदेलखंड का पठार, तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है 23,733 वर्ग किलोमीटर। और ये मध्य प्रदेश का लगभग 7.7% भाग पे फैला हुआ है। यहाँ की जलवायु है महाद्वीपीय प्रकार की है। और मुख्य नदियों में बेतवा है, धसान है, केन है तथा सिंध है। आगे देखें मालवा के पठार, तो क्षेत्रफल कितना है 88,222 वर्ग किलोमीटर और लगभग 28% भाग में फैला हुआ है। यहाँ की जो प्रमुख नदियों में है चंबल है, काली सिंध है, शिप्रा है, बेतवा है, पार्वती है, सिंह है, माही आदि नदियाँ हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो रीवा पन्ना का पठार, तो रीवा पन्ना के पठार का जो क्षेत्रफल है वो 34,548 वर्ग किलोमीटर है और ये लगभग 10.37% भाग पे फैला हुआ है। इसके बाद देखिए हम नर्मदा सोन घाटी, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 86,000 वर्ग किलोमीटर है और ये लगभग 26% भाग पे फैला हुआ है। हाँ, आगे देखें हम तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी आ जाती है ये, जिसका क्षेत्रफल कितना 34,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग है और ये लगभग 11% भाग पर फैला हुआ है। सर्वाधिक वर्षा यहीं इसी पर्वत प्रदेश में होती है, वो होशंगाबाद के पचमढ़ी में होती है 199 सेंटीमीटर। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। इसके बाद देखें हम बघेलखंड का पठार, तो इसका क्षेत्रफल है वो 21,577 वर्ग किलोमीटर है और ये लगभग 7% भाग पे फैला हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखें तो सबसे बड़ा जो पठार है वो कौन सा है, वो मालवा का पठार है। और सबसे कम छोटा पठार कौन सा है, तो वो बघेलखंड का पठार है। आगे देखें जो हमारा मध्य उच्च प्रदेश को जो हमने डिवाइड किया था 5 भागों में, उसके बारे में कुछ देख ले। तो मध्य भारत का पठार एक है, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इसको सरसों की हांडी भी कहा जाती है। कौन सा वाला क्षेत्र, मुरैना भिंड वाला। यहाँ पे जो वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच में होती है। जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की पाई जाती है। जनजाति जो पाई जाती है वो सहरिया जनजाति पाई जाती है। और यहाँ पे जो बानमोर सीमेंट फैक्ट्री है एसीसी की, वो प्रसिद्ध है यहाँ पे मुरैना में। आगे देखिए बुंदेलखंड का पठार, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे जो वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की पाई जाती है। क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है वो सिद्ध बाबा की चोटी है और 1172 मीटर है, तो पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पर्यटन स्थल खजुराहो आता है। मालवा का पठार आगे देखिए, यहाँ पे गहरी काली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पे वर्षा होती है 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच में। जलवायु सम जलवायु पाई जाती है, ये सबसे अच्छी जलवायु होती है। और चीनी यात्री हेनसांग ने कहा था कि ये विश्व की सबसे अच्छी जलवायु है। इसे गेहूं की डालिया भी कहा जाता है क्योंकि गेहूं का उत्पादन बहुत होता है यहाँ पे। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है वो सीगार चोटी, वो कितनी है 881 मीटर, याद रखिएगा। रेवा पन्ना का पठार, जिसे विंध्यन कगार प्रदेश भी कहते हैं,
यहाँ पे दोमट मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पे वर्षा होती है 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच में। जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की पाई जाती है। यहाँ का जो जलप्रपात है वो केवटी जलप्रपात है, याद रखिएगा, रीवा पन्ना पठार पे, और एक चचा जलप्रपात है 130 मीटर ऊंचा। आगे देखें नर्मदा सोन घाटी, तो यहाँ पे भी गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर की लगभग होती है। जलवायु मानसूनी प्रकार की पाई जाती है। इसको कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र जो पानी से भरपूर है, इस वजह से। नर्मदा और ताप्ती के बीच में नर्मदा सोन घाटी अवस्थित है। आगे देखें सतपुड़ा में काल श्रेणी, तो यहाँ पे काली व छिछली मिट्टी पाई जाती है। वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है। जलवायु मानसूनी प्रकार की है। खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न ये श्रेणी है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, कितनी है? 1350 मीटर, याद रखिएगा। पूर्वी पठार, जिसे बघेलखंड का पठार भी कहते हैं, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। वर्षा 125 सेंटीमीटर के लगभग होती है। जलवायु मानसूनी प्रकार की है। कोयला उत्पादन में संपन्न है। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं, इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और करकरेगा इस पठार के बीचों बीच से गुजरती है। तो अब यहाँ इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण MCQs देख लें जो आने वाली एग्ज़ाम में या इससे पहले पूछे जा चुके हैं और आ सकते हैं। तो सबसे पहला है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है? तो सबसे बड़ा भूभाग मालवा के पठार का हमने देखा है, 88,600 कुछ समथिंग है। मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में होती है। पूर्वी भाग कौन सा? अपना सतपुड़ा वाला, सतपुड़ा में काल श्रेणी वाला। आगे देखें निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी अभी हमने पढ़ा था, वो कौन सी है? धूपगढ़ की है, जो सतपुड़ा की है। कितनी? 1350 मीटर पे। आगे देखें मध्य प्रदेश का सिंगरौली बेसिन प्रसिद्ध है। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश का सिंगरौली जो वो ऊर्जा राजधानी के लिए में प्रसिद्ध है और ऊर्जा का ही सबसे सर्वाधिक कौन सा उत्पादन होता है? तो कोयले का वहाँ पे मिलता है। किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत जो आने वाला क्षेत्र है वो कौन सा हमारा? अभी हमने देखा था खजुराहो के इसमें टीकमगढ़ में। तो हमारा कौन सा होगा? बी वाला, टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर वाला क्षेत्र। आगे देखिए मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? तो मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा होती है 100 से 125 सेंटीमीटर के लगभग होती है। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र मध्य भारत का पठार है, पश्चिमी पठार नहीं है, सतपुड़ा और मैकाल क्षेत्र है, नर्मदा सोन घाटी है, तो बी वाला। आगे देखें निम्न में से किस राज्य में गोंडवाना पर्वत स्थित है? तो गोंडवाना मध्य प्रदेश राज्य को गोंडवाना प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है या गोंडवाना लैंड के नाम से भी, तो हमारा द सही। आगे देखिए मध्य प्रदेश के किस पठार में चंबल घाटी स्थित है? तो मध्य प्रदेश के कौन से में? जो ग्वालियर मुरैना तरफ, और वो कौन सा क्षेत्र हमारा? मध्य भारत का पठार है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? वो हमारा है बघेलखंड का पठार सबसे छोटा है। ये कितना? 7% भाग पे फैला है। आगे देखिए किस पठार को सफ़ेद शहरों में हीरो के लिए जाना जाता है? तो सफ़ेद शहरों में हीरो के लिए रीवा पन्ना के क्षेत्र को जाना जाता है। पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है और रीवा सफ़ेद शहरों के लिए। मध्य प्रदेश का आकार किसके समान है? तो मध्य प्रदेश का आकार यदि ऊँट बैठ जाए तो उसके समान रहता है, तो बैठे हुए ऊँट के समान है, बी वाला। मध्य प्रदेश के किस पठार में चंबल घाटी स्थित है? ये हमारा हो चुका है कौन सा? मध्य भारत के पठार में। नर्मदा बेसिन का क्षेत्रफल कितना है? तो नर्मदा बेसिन का क्षेत्रफल 86,000 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखें सरसों की हांडी से कौन सा पठार जाना जाता है? तो हमें पता है कि सरसों की हांडी से मध्य भारत का पठार जाना जाता है, क्योंकि भिंड मुरैना ग्वालियर तरफ सरसों सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। नर्मदा तथा ताप्ती नदी के बीच कौन सी घाटी है? तो नर्मदा तथा ताप्ती नदी के बीच नर्मदा सोन घाटी अभी देखा था हमने। विंध्यन कगारी प्रदेश किसका नाम है? विंध्यन कगारी प्रदेश, तो विंध्यन कगारी प्रदेश हमारा किसका नाम है? तो वो है हमारा रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहते हैं। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म हो गए जो हमारे प्राकृतिक भाग से पूछे जा सकते हैं। तो मेरा वीडियोस देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं पवन डावर। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो मेरे ईमेल एड्रेस पर आप भेज सकते हैं, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल्स है एजुकेशन अड्डा और ये मेरा लोगो है। तो मैं अगला वीडियो लेके जल्द उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।